नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग एक NCERT सार संग्रह का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप देख भी चुके होंगे कि ज्योग्राफी की पूरी वीडियो बना दिया गया है दोस्तों। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है गांधी इरविन समझौता और साथ में गोलमेज सम्मेलन। इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा, और इससे जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन सारे फैक्टों को भी इंक्लूड किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं एक एक करके पूरी क्वेश्चन को। आइए देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता, जिसे आप दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये कब हुआ था? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था दोस्तों। देखिए, गांधी इरविन समझौता कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज जो चाहते थे वो, देखिए गांधी जी उस टाइम क्या किए थे कि 2 तरह का आंदोलन किए थे। एक नमक सत्याग्रह किए थे और दूसरा आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नाम सुने थे। ये इनका चरम उत्सव पर आंदोलन हुआ करता था और पूरे भारत में इनकी छवि बन गई थी, और ये जो भी आंदोलन करते थे एकदम सक्सेसफुल हो जाता था। आप देख भी होंगे कि ये पीछे जितने भी आंदोलन करके आए हैं वो एकदम धरातल पर लेकर आए हैं। इसी को चलते हुए ये 2 आंदोलन जब शुरू किए थे तो अंग्रेजों के नाकों में दम कर दिए थे। तो अंग्रेज जो चाहते थे कि किसी ना किसी करके इस आंदोलन को दबाएं, तो गांधी जी से ये इरविन मिला, क्योंकि उस टाइम जब 1931 का दौर चल रहा था उस टाइम ये भारत का वायसराय हुआ करता था और ये दिल्ली में मिला। इसीलिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। और गांधी जी से ये आग्रह करेगा कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सम्मेलन में जाते हैं, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो पूरी तरीके से 3 गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट में जो किया जाता है 1930 में, आप देखेंगे उसमें कोई भी कांग्रेस की प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेता है, और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और अपने बातों को रखते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उस पर बात नहीं बनती है, तो खाली हाथ लौट आते हैं। आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे एक एक करके हम आपको बताएंगे, तो उस सारे फैक्टों को भी क्लियर करेंगे। आप इतना जाने रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो देखिए, यही आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि इससे पहले वो दांडी मार्च को समाप्त कर चुके थे गांधी जी। तो ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था ये पूरे भारत में इसकी छवि बन गई थी, इसीलिए अंग्रेज जो चाहते थे इसको दबा दें, तो इसीलिए ये समझौता करेंगे गांधी जी से और इसे स्थगन करवा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? देखिए, यही चीज़ हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और फर्स्ट में कोई भी कांग्रेस से नहीं गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ उसी में गांधी जी भाग लेंगे कांग्रेस के तरफ से। तो देखिए, इसका फैक्ट भी लिखा हुआ है दोस्तों, इसको समझिए। समझ सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी बम्बई से लंदन गए। जिस जहाज़ से गए उसका नाम था SS राजपुताना। किस जहाज़ से गए? SS राजपुताना नामक जलायन से गए। जलायन जहाज़ का मतलब हो गया जल में चलने वाली जहाज़, उसी से गए, उसका नाम था SS राजपुताना। और लंदन में किंग्से हॉल में ठहरे थे। किस हॉल में ठहरे थे? किंग्से हॉल में। तो दोस्तों, ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछ नहीं सकता है, पूछा गया है। आप देखिए, यूपी PCS जब हुआ था वहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि SS राजपुताना वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। आप वनडे एग्जाम में भी अलग अलग देखेंगे कि इस तरह से फैक्ट पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि बनकर गए थे वो गए थे महात्मा गांधी, और यही महात्मा गांधी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जो थे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये 2 लोग ऐसे थे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रतिरूप किया गया था। तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए थोड़ा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से फैक्ट जान लीजिए दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल जो था वो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जिसे हम कहते हैं हाल्फ नैक्ड फकीर। दोस्तों ये क्यों कहा था? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी उस टाइम जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो वो धोती और गमछा लपेट कर गए थे, जिससे उनका आधा शरीर दिख रहा था और आधा शरीर गमछा और धोती से ढका हुआ था। इसी कारण ये विंस्टन चर्चिल जो था वो कहा था ये तो अर्धनग्न फकीर है। तो यही बात किया था विंस्टन चर्चिल गांधी जी को। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका डेट लिखा हुआ है दोस्तों। इसको आप मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से, इसे याद रखना है दोस्तों। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को हुआ था। इसमें कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं गया था। अगला देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था ये हुआ था 7 नवंबर 1931 को और यहाँ से चला था और 1 दिसंबर 1931 तक इसका प्रतिनिधित्व चला था दोस्तों। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट जानिए कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो ओनली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया था, ना ही पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई कांग्रेस से भाग लिया था और ना ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। आपको इसमें बताना है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब भारत के जो ईसाई थे उनका प्रतिनिधि बनकर कौन गया था ये आपको बताना है। तो उनका प्रतिनिधि जो बने थे उनका नाम था केटी पाल। केटी पाल जो थे वो ईसाइयों का प्रतिनिधि बनकर गए थे लंदन, इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम भूलना ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे पर असफल रहा। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों तो उसमें गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन न गांधी जी को बात को माना न गांधी जी उनके बात को माने, तो ये असफल हो गया। तो इसका कारण क्या था, कौन से मुद्दा था जहां पर गांधी जी को असंतोष हुआ और कौन से मुद्दा था जहां पर अंग्रेज नहीं माने गांधी जी की बात। तो देखिए इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था ना ये मुद्दा उठा और इस पर गांधी जी एकदम अमल हो गए कि नहीं हम ऐसी चीज़ों को लागू नहीं होने देंगे भारत में। और अंग्रेज जो थे वो इस चीज़ को लागू करना चाहते थे, तो इसीलिए ये चीज़ असफल रहा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ही मुस्लिम लीग द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग भी कर लिया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो, मतलब अलग अलग देश बने, एक ही देश को भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए। आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग होगा, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आगे चल के इस मुद्दे को उठाएंगे कि हम दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दीजिए। तो इसलिए इसे असफल कर दिया गया और गांधी जी इस बात को नहीं माने। आइए देख सकते हैं दोस्तों हम जो चीज़ आपको बता रहे थे वही क्वेश्चन भी आ गया कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों, इस बात को नहीं भूलना है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। मतलब गांधी इरविन समझौते में जो हस्ताक्षर हुआ था उसमें तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जब गांधी इरविन समझौता जब आपस में हुआ, जब गांधी जी में मिले और इरविन भी मिला, तो कहाँ मिले थे दोस्तों गांधी जी इससे, तो दिल्ली में मिले थे। वहीं पर ये दो लोग मिले थे, तो इन दोनों लोगों को महात्मा किसने कहा था, तो इसके नाम है सरोजिनी नायडू। यही बोली थी कि दो महात्माओं का मिलन है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि किस महिला ने कहा था कि गांधी इरविन समझौता को दो महात्मा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
गांधी इरविन समझौते को आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था दोस्तों? तो कराची का अधिवेशन चल रहा था 1931 में, वहीं पर गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस ने स्वीकार किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं को व्यय पर हिस्सा लिया था? तो इनका नाम था मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट के बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी और भारत में आकर ये कौन कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी। और इनका एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, स्टेटमेंट, स्लोगन नहीं कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक भाषण दी थी, उसमें एक स्लोगन ही कही थी। तो क्या कही थी ऐसे करके हम मतलब कि जो स्लोगन है उस स्लोगन को नीचे टाइप कीजिएगा और ये कहाँ की निवासी थी ये भी टाइप कीजिएगा और भारत में आकर किस आंदोलन को की थी इस बात को भी टाइप कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप कोई भी जानकारी नीचे टाइप करते हैं, लिखते हैं, उतनी ही ज़्यादा फैक्ट आपको दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक एक चीज़ पर लंबा लंबा बातों को टाइप करें ताकि आपकी क्वेश्चन और आपकी मतलब किसी भी चीज़ पर पकड़ काफ़ी दिनों तक लगी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक पर। इसी तरह बने रहिए दोस्तों, हम छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट करा देंगे। आप कहीं से भी पढ़ते हैं पढ़िए, यहाँ पर हम आपको पूरी आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी टॉपिक इसमें दिए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में, उन सारे टॉपिक को क्लियर कराएंगे। और साथ में जैसे ही इसे समाप्त करेंगे दूसरे सब्जेक्ट को भी उठाएंगे और उसको भी वैसे ही जैसे हम ज्योग्राफी किए, जैसे हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास चल रहा है, सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में।